नमस्ते सबको। मेरा नाम विप्रो श्रीवास्तव है। मैं एनआईटी कुरुक्षेत्र के मैकेनिकल इंजीनियर ग्रेजुएट हूँ। मैं इस साल 2020 का पास आउट हूँ और मेरी कैट में इस बार 99.94 परसेंटाइल आई है और मेरा स्केल्ड स्कोर था 137.15। मेरे वीआरसी में 99.78 थे, डीआईएलआर में 99.23 था और क्वांट्स में 99.71 था। उसके बाद ये मेरा कैट का दूसरा अटैम्प्ट था। पिछली बार मैंने कैट दिया था, उसमें मेरी 99.3 आई थी परसेंटाइल। उसके बाद जब पिछली बार मेरी कैट परसेंटाइल आई थी तो मैं सोचा कि लाइक उतने परसेंटाइल पे इंजीनियर को कॉल नहीं आता है एबीसी से, सो मुझे लगा कि मुझे एक और बार कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने इस बार कोशिश करी और इतनी परसेंटाइल मुझे आई। जहाँ तक मेरी स्ट्रैटेजी का सवाल है, कैसे तैयारी करी, कैट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। मतलब अगर कोई इंसान जेई दे के आ रहा है या फिर मेडिकल की तैयारी करके आ रहा है, जितनी मेहनत उसमें लगती है कैट में उतनी मेहनत नहीं लगती है। कैट ऐसा है कि एक एप्टीट्यूड टेस्ट है। एप्टीट्यूड टेस्ट से आपका मतलब हुआ कि वो आपके दिमाग को टेस्ट करता है, आप कितना रट सकते हैं या फिर आप कितनी मेहनत कर सकते हैं। मेहनत एक फैक्टर है ऑब्वियसली, बट आप अपने दिमाग को कैसे क्वेश्चन से डील करवाते हैं, स्ट्रेस में आप कैसे बिहेव करते हैं, वो कैट आपको सिखाता है। तो कैट की तैयारी के लिए पहले तो कैट में 3 सेक्शंस होते हैं, वीआरसी यानी इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और उसके बाद क्वांट्स मतलब मैथ्स। तो जहाँ तक मेरा सवाल था, तो ऐसा मेरा खुद का मानना है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई एक सेक्शन बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छे से मतलब है कि उसमें वो लगभग 100 ले आते हैं परसेंटाइल, बट मेरे केस में ऐसा नहीं था। मेरा कोई सेक्शन ऐसा नहीं था जिसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता था, बट हाँ मेरा हर सेक्शन जो है एवर एवरेज कहूँगा मैं। इसलिए मेरी किसी भी सेक्शन में 100 परसेंटाइल नहीं है, जबकि मेरा ओवरऑल 99.94 है। मेरे सारे सेक्शंस में एवर एवरेज नंबर्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली किसी को ये हेल्प करता है, बिकॉज देखिए अगर आपका कोई सेक्शन एक मान लीजिए स्ट्रांग है और जस्ट मान लीजिए कि डी डे के दिन वो सेक्शन काफ़ी टफ आ गया, तो अगर ऐसा होता है और अगर आपका वो स्ट्रांग सेक्शन होगा तो आप पैनिक करेंगे, बिकॉज आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरा स्ट्रांग सेक्शन है लेकिन मेरे नंबर तो इसमें आ नहीं रहे, तो फिर मैं क्या करूँ। तो उस कारण से लोग क्या होते हैं, उसमें पैनिक करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका हर सेक्शन एवरेज होगा और आप हर में अच्छा कर पाएंगे तो मोर और लेस डी डे पे आप कोई सेक्शन अगर टफ आ भी गया तो उसे कवर अप कर लेंगे। तो मेरा ये पर्सनल मानना था। उसके बाद ऐसा मुझे लगता है कि जब जहाँ तक तैयारी की बात है तो मैंने तैयारी एज सच किसी कोचिंग से नहीं करी। मैं सेल्फ स्टडी में बिलीव करता था और आई गेस मुझे लगता है कि कैट के लिए अगर आपके 10th 11th में बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको किसी भी ऐसी तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप खुद से अपने मन से मेहनत करके कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने जो भी मेन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, टाइम, IMS, करियर लॉन्चर, उनके मॉक्स लिए थे, उनके मॉक्स दिए। मेनली ये होता है कि आपको जब भी कोई मॉक देते हो तो देने से मतलब नहीं होता, आपको उसको एनालाइज करना भी होता है। सब कहते हैं कि एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप 3 घंटे मॉक दे रहे हो तो उसको 5 घंटे 5 घंटे उस पर एनालिसिस करो, बिकॉज अल्टीमेटली वही पे ऑफ करता है। मॉक देना जस्ट बिकॉज मॉक देना है कोई पॉइंट नहीं है उसका। जहाँ तक कितने मॉक्स देने की बात है तो मैंने 80 से 90 मॉक्स दिए होंगे, बिकॉज मैंने ऐसी किसी बुक से तैयारी नहीं करी थी, मैं बस मॉक ही देता था, बिकॉज मॉक ही देना आपको लॉन्ग रन में हेल्प करता है। उसके बाद मॉक जब देते हो उसके बाद तो मॉक भी देना एक जर्नी होती है। मतलब कैट ही एक्चुअली एक जर्नी होती है। कैट इज़ लाइक दैट कि अगर आप कोई मॉक दोगे और फिर एनालाइज करोगे, किसी में नंबर अच्छे आएंगे, किसी में नंबर कम आएंगे, तो आपको उन सबको ध्यान में रख के चलना है। ऐसा नहीं कभी नंबर कम आ गए तो फिर आप घबरा के तैयारी करना छोड़ दो। नंबर अच्छे आ गए तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ और फिर उससे भी ज़्यादा खुश होकर तैयारी करना कम कर दो। अल्टीमेटली देखो, जितना नंबर आप मॉक में लाते हो, जितना नंबर आप डी डे पे लाओगे, उसमें कोई कोरिलेशन नहीं होता है। मतलब ऐसे लोग भी होते हैं जो मॉक में बहुत अच्छा लाते हैं बट डी डे के दिन, कैट के दिन वो स्लिप अप करते हैं, और ऐसे भी लोग होते हैं जो मॉक में उतना अच्छा नहीं करते बट जिस दिन कैट होता है उस दिन बहुत अच्छा करते हैं। सो अल्टीमेटली आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका मेंटल स्टेट से होना चाहिए। ज़्यादा नंबर आए तो खुश मत हो, कम आए तो दुखी मत हो। जस्ट खुद पे भरोसा रखो कि आप कर सकते हो। और देखो, दूसरी बात ये है कि जब भी आप कैट देते हो और कैट के बारे में सोचते हो तो डोंट थिंक इट एज अ सिंगल एग्जाम। वो सिंगल एग्जाम नहीं होता है। कैट जैसे सब कहते हैं इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एग्जाम्स, 3 एग्जाम्स। उसमें 3 एग्जाम्स आते हैं, मतलब VARC, LRD या क्वांट्स,
तीनों को आपको अलग अलग एग्जाम मान के चलना है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपका एक सेक्शन खराब हो गया तो उसका बैगेज आपको उस सेक्शन पे लेके नहीं जाना है। एक खराब हो गया उसको वही छोड़ दो और आगे बढ़ो, दूसरा खराब हो गया उसको वही छोड़ दो, आगे बढ़ो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो इस बार कैट 2020 आया था, मेरा स्लॉट 2 था, तो उसका जो DLR सेक्शन था वो काफ़ी टफ लगा मुझे, क्योंकि कोई भी कन्वेंशनल क्वेश्चंस नहीं थे, सारे क्वेश्चंस नए थे। तो उस सेक्शन में ऐसा हुआ कि पहले के 10 मिनट मुझसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। तो नॉर्मल सी बात है, इस केस में लोग पैनिक करेंगे। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अल्टीमेटली मुझे टॉप नहीं मारना है, मुझे ओवरऑल टॉप करना है, मुझे सेक्शन में टॉप नहीं करना है। सो अगर मैं एक सेक्शन में कट ऑफ भी निकाल लूँ या फिर जस्ट बेयर मिनिमम कर लूँ तो काम हो जाएगा। तो फिर मैंने वही किया, मैंने अराउंड 13-14 अटैम्प्ट किया और मैंने उतने ही सही थे। सो इस कारण से हुआ क्या कि मेरा भले ही DLR में मेरा 99.23 है, बट मेरा ओवरऑल परसेंटाइल इंप्रूव हो गया। सो इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली 3 एग्जाम्स है, और जैसा इस बार कैट 20 का पैटर्न था, मुझे ऐसा लगता है कि मोर देन स्किल इट वाज आपके दिमाग में कितनी क्षमता है प्रेशर झेलने की, उसका टेस्ट था। मतलब कई ऐसे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, मतलब वो इतने अच्छे थे फिर भी उन्होंने कैट के लिए मिसअप किया, बिकॉज वो प्रेशर झेलना वो चीज़ जो है, ऐसी बात नहीं है वो प्रेशर झेल नहीं पाए, बट अगर आप किसी को सडनली किसी को ऑफ गार्ड कैच करते हो तो कई सारे लोग जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाते, उनको टाइम लग जाता है रिएक्ट करने में। तो इस कारण से वो लोग सही रिजल्ट जो है वो दे नहीं पाते हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि अगर आप मेंटली स्ट्रांग रहते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेंटली स्ट्रांग रहो। मतलब जब हम पेपर ख़राब करते तो लोग बोलते, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता दिमाग में कि अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा। द थिंग इज़ दैट कि आपको ये सोचना ही नहीं है ये नहीं होगा तो क्या होगा। यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यही होगा, मुझे करके आना है, मैं कर लूँगा। सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग मुझे, जब मैंने पिछली बार कैट छोड़ा था 99.3 पे, तो सब मुझे कहते थे क्या पता अगली बार इतना ना आए, क्या पता क्या हो जाए, बट आई बिलीव इन माई सेल्फ। खुद पर भरोसा रखना चाहिए, और मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद पे भरोसा रखते हैं और वो कितना भी ले अगली बार वापस ट्राई करते हैं और वापस ट्राई करके इंप्रूव करते हैं। जैसे मैंने 99.3 से 99.94 इंप्रूव किया, वैसे काफ़ी सारे लोग इंप्रूव भी करते हैं। सो इंप्रूवमेंट होता है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है एक हद तक है, बट एंड ऑफ द डे अगर आप खुद पे भरोसा रखते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, लिटरली कुछ भी, मेहनत से और सेल्फ बिलीफ से और मेंटल स्ट्रेंथ से, मोर देन एनीथिंग मेंटल स्ट्रेंथ, आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, ऐसा मेरा खुद का मानना है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं क्योंकि करेंटली इस बार 2020 का पास आउट हूँ, तो मैंने जॉब के साथ तैयारी करी थी। जॉब फिलहाल मेरा वर्क फ्रॉम होम ही था, बट उसके अलावा भी आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट से मेरा मतलब क्या है कि आपको जो ऑफिस का काम है और आपका जो कैट का प्रेप है, आपको दोनों को मैनेज करना है। जैसे मेरे केस में वीकेंड्स तो फ्री होता ही है सबका, तो वीकेंड्स पे आप ज़्यादा प्रेप कर सकते हो। बाकी दिन जिस दिन वर्क आवर्स होते हैं तो उस दिन आप थोड़ा कम प्रेप कर सकते हो। बट द थिंग इज दैट आपको मॉक्स कंस्टेंटली देने हैं। इनफैक्ट मेरे केस में तो ऐसा था कि मैंने प्रेप मॉक से ही देना स्टार्ट किया था। मैंने कोई बुक नहीं लिया था, कुछ नहीं किया था, मेरा पहला प्रेप ही मॉक से स्टार्ट हुआ था। बिकॉज मॉक जो अपना पहला मॉक देते हैं उसमें जो आपको स्कोर आता है, उससे आपको ये अंदाज़ा लग जाता है कि आपको कितनी प्रेप करनी है। बिकॉज देखो कैट में ऐसा नहीं किसी को स्कोर 0 आएगा, बिकॉज कैट इतना टफ एग्जाम भी नहीं है, और 10th 11th के मैथ्स से क्वेश्चन आते हैं तो वो कोई भी कर सकता है। इनफैक्ट अगर आप किसी इंजीनियर को ऐसे कैट का पेपर दोगे सॉल्व करने के लिए तो सारे क्वेश्चंस कर देगा। दिक्कत होती है टाइम कंस्ट्रेंट की, उस टाइम में उस 1 घंटे में करने में लोगों को दिक्कत आती है। तो इस कारण से आप पहला मॉक दो, उसको डमी मॉक कह लो जो कह लो, उसमें जितना स्कोर आता है उससे फिर आप कंपेयर करो कि आप कहाँ इंप्रूव कर सकते हो। जैसे आप उसके बाद ही आप अपना परफॉर्मेंस को बेंचमार्क कर पाओगे, ठीक है मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे यहाँ पे जाना है। तो ये सब चीज़ें आप तभी कर पाओगे जब आप मॉक दोगे। लोग प्रेप करते रह जाते हैं, बुक्स पढ़ते रहते हैं, क्वेश्चंस करते रहते हैं, बट वो ज़रूरी है, मना नहीं कर रहा, बट अल्टीमेटली क्वेश्चन आराम से बैठ के करना और क्वेश्चन को मॉक के स्ट्रेस कंडीशन में करना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। और जैसे मैंने पहले कहा, कोई भी सेक्शन किसी का स्ट्रांग हो किसी का वीक हो, इतना वीक नहीं होना चाहिए कि आपको उसमें कुछ नहीं आता है। इतना होना चाहिए कि ठीक है पेपर कैसा भी आए आप 99% उसमें तो ले ही आओगे। बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप हाई एम कर रहे हो, बहुत ऊपर का एम कर रहे हो, तो आपको हर सेक्शन का कट ऑफ तो क्लियर करना ही है, उसमें डिसेंट स्कोर भी करना है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ऐसा मत करो कि मेरा एक ही सेक्शन बेस्ट है, मेरा क्वांट्स बेस्ट है, इंग्लिश LRD उस दिन देख लेंगे, ये काम नहीं करता। बिकॉज मान लो अगर क्वांट्स बहुत टफ आ गया पेपर के दिन और इंग्लिश LRD ईजी आ गया, तो फिर आपका तो पूरा प्लान ही फेल हो जाएगा। तो इसलिए अपने स्ट्रैटेजी ऐसा बनाओ कि प्लान B प्लान C सब होना चाहिए। ये काम नहीं करा चलो ये करते, ये काम नहीं करा चलो ये करते हैं।
उसके अब अलावा जहाँ तक सेक्शन वाइज पेपर की बात है तो इंग्लिश तो मेरा पहले से अच्छा था बिकॉज मैं बुक्स पढ़ता था, तो उस कारण से इंग्लिश में उतनी प्रेप की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट स्टिल अगर कोई प्रेप करना चाहता है तो इंग्लिश का बेस्ट सोर्स है रीड करो। रीड इन द सेंस दैट लोग कहते हैं नॉवेल्स पढ़ो, वो पढ़ो, नॉवेल्स ऑब्वियसली हेल्प करता है बट इतना भी नहीं करता। आपको प्रेप करने के लिए क्या करना चाहिए, आपको आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए। कोई भी सोर्स उठा लो, एऑन एसएस, द गार्डियन, फाइनेंशियल टाइम्स, कैन, कोई भी आर्टिकल उठाओ, कोई भी सब्सक्रिप्शन उठाओ, उनके आर्टिकल्स पढ़ो। आर्टिकल्स पढ़ने से क्या होता है कि आपको किसी के व्यू पॉइंट को पता चलता है, और इनफैक्ट आरसीज अगर आपको सॉल्व करना है तो किसी का व्यू पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज नॉवेल में क्या होता है, जनरली जो मैं फिक्शंस की बात कर रहा हूँ उस पर व्यू पॉइंट्स नहीं होते, उसमें एक स्टोरी लाइन चल रही होती है कि ठीक है ये हुआ ये हुआ ये हुआ। बट कैट में वो नहीं पूछते हैं। कैट में आपको किसी के व्यू पॉइंट को एनालाइज करना है, दैट अगर किसी ने ये बोला तो वो क्यों बोला, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, कि अगर वो बंदा ये लाइन लिख रहा है कि ही वेंट देयर, सो नॉर्मल स्टोरी लाइन में आप बोलोगे चलो ही वेंट देयर, इट्स फाइन। बट अगर आप एक पैसेज पढ़ रहे हो उस कंटेक्स्ट में व्हाई ही वेंट देयर, व्हाई दिस हैपेंड, वो चीज़ होना चाहिए। द व्हाई पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज आरसीज आर कंसर्न। एंड सेकेंडली दैट्स एक बहुत ही कॉमन स्ट्रैटेजी है कि आरसीज में 4 ऑप्शन होते हैं, चारों में से कोई कभी भी करेक्ट ऑप्शन मत ढूंढो, 3 गलत ऑप्शन ढूंढो। अगर आप एक मैनेजर हो, किसी फर्म को मैनेज कर रहे हो, मान लो आप किसी मार्केटिंग फर्म को मैनेज कर रहे हो ऑन ए गिवन डे और आप यूएस में इलेक्शंस चल रहे हैं, सो इफ़ यू से इन अ इंटरव्यू दैट यू वांट टू बिकम यू वांट टू एमबीए इन मार्केटिंग, अगर आप ऐसा बोलते हो जाकर इंटरव्यू में और आपको इंटरव्यू पूछता है कि यूएस इलेक्शंस में क्या हुआ, फिर आप सोचोगे कितना इरेलेवेंट क्वेश्चन है, बिकॉज मार्केटिंग से यूएस इलेक्शन का क्या लिंक है। बट एक्चुअली अगर आप मैनेजर हो तो सब कुछ ना कुछ लिंक होता है। मान लो यूएस इलेक्शंस में ट्रम्प जीत गया और उसने जो आपकी कंपनी का प्रोडक्ट है उस पर बहुत हेवी टैक्स लगा दिया, तो आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो बहुत महंगा बिकेगा उस कंट्री में, तो फिर उसका क्या होगा कि उस कंट्री में उसकी आउटपुट कम हो जाएगी। तो इस कारण से एक सिंपल इलेक्शन आप डिटरमाइन कर सकता है कि आपका प्रोडक्ट जो है किसी कंट्री में किस तरह से बिकेगा। सो ये सब चीज़ें जो है ना, एक होलिस्टिक ओवरव्यू आपको होना चाहिए कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कौन इलेक्शन जीत रहा है, कौन सी पार्टी इलेक्शंस में कैसे क्या कर रही है, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। बिकॉज ये सब हेल्प करता है नॉट ओनली इन एमबीए इंटरव्यू, बट एक्चुअली आपको जब आप एमबीए कर भी लोगे ना, उसके बाद भी जब आप कहीं भी जाओगे तो ये चीज़ें आपको एफिशिएंट डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। तो इसलिए आपको इस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जहाँ तक इंटरव्यू की प्रेप की बात है, आपको अपने अकैट्स, स्पेशली अगर आप फ्रेशर हो, अगर आपके पास ज़्यादा वोकेक्स नहीं है तो आपको अपने अकैट्स थॉरो होना चाहिए। इनफैक्ट जो टॉप के आईएम्स जैसे कि एबीसी या लखनऊ या कोझिकोड, दे गिव अ लॉट ऑफ फोकस ऑन अकैट्स। इनके लिए अकैट्स बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अकैट्स इनको ये दिखाता है कि कैट वाला पार्ट जो है एक लॉजिकल पार्ट है, वो स्टूडेंट ने कर लिया, बट अकैट शोज दैट हाउ कितना मेहनती है वो, कितनी मेहनत कर सकता है वो। और अल्टीमेटली बी स्कूल में लॉजिक तो सबके पास होता है, बट आपको मेहनती भी होना चाहिए। जैसे कि स्टीव जॉब्स ने कहा था कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। सो अल्टीमेटली इवन इफ यू आर टैलेंटेड, अगर आपके पास दिमाग है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो वो वाला फैक्टर जो है वो आईएम्स के इंटरव्यूज में थ्रू योर कैट्स चेक होता है कि आपने अपना कैट्स कितने अच्छे से पढ़ा। सो अगर आप अपने कैट्स पे ध्यान देते हो, अगर आपको अपने कैट्स पे थॉरो होना चाहिए अगर किसी भी आप इंटरव्यू में जाते हो, बिकॉज अल्टीमेटली क्वेश्चंस आएंगे उस पर, तो अगर आप वो आंसर नहीं कर पाओगे इट गिव्स अ वेरी रॉन्ग इंप्रेशन। सो आपको उस पर मेहनत तो करनी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अकैट्स हो गए, अकैट्स से मेहनत कर लिया आपने, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। मतलब कि अगर आप सोच रहे हो, अगर आपने सोचा है कि मुझे एमबीए करनी है, मुझे फाइनेंस में करनी है या फिर मार्केटिंग में करनी है, किसी में भी करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्यों करनी है। यू कांट बी लाइक जस्ट बिकॉज मुझे अच्छा लगता है वो, मैंने ये पढ़ा है, सुना है, मुझे इसमें एमबीए करनी है, वो वाली चीज़ आईएम्स के इंटरव्यू में काम नहीं करती है। आपको पता होना चाहिए कि इस इंडस्ट्री में जिसमें आप एमबीए करने जा रहे हो उसमें कैसे काम होता है, उसमें लोग कैसे रिक्रूट करते हैं, उसमें रिक्रूटर्स को क्या क्या स्किल्स चाहिए होती है आपके अंदर, उसमें लीडिंग कंपनी कौन सी है, लीडिंग कंपनी किसको बाई करी, किसको सेल कर रही है, उसमें आईपीओस किसने फाइल करी। ये सब चीज़ें जो है आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये जो है इंटरव्यूअर को इंप्रेशन देता है कि आप जिस चीज़ के बारे में बात करें उसको लेकर आप सीरियस हो। बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर सीरियस हो तो उसके बारे में ज़्यादा पढ़ोगे, अगर आप ज़्यादा पढ़ोगे तो ज़्यादा नॉलेज होगा, सिंपल सा बात है। सो इसलिए अगर आप किसी भी चीज़ में एमबीए करना चाहते हो या सोच रहे हो करने की, सो हैव अ थॉरो नॉलेज। Just don't say it that fine, I have to do an MBA in marketing, I will do it. You need to know why you have to do an MBA, how did you get to know about an MBA in marketing, and what are the future career plans of yours as far as MBA in marketing is concerned. So ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। या ये सब आप तभी करोगे जब आप खुद को इंट्रोस्पेक्ट करो, खुद के बारे में सोचोगे कि मैंने क्या किया था बचपन में, मुझे क्या सोच के ऐसा लगा था कि मुझे MBA मार्केटिंग में करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको अपने ध्यान में रखना चाहिए, आपको दिमाग में रखना चाहिए।
और सेकेंडली आईएम्स के जो इंटरव्यू होते हैं उसमें अपार्ट फ्रॉम इंटरव्यू देयर इज ऑल्सो वन थिंग कॉल्ड राइटिंग स्किल्स कॉल्ड AWT और वैट, रिटन एबिलिटी टेस्ट। सो वो आपको टेस्ट करता है कि आप कितने अपडेटेड हो करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स इन द सेंस दैट वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, हिस्ट्री, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, आपको थोड़ा सा नॉलेज तो होना चाहिए। कोई ये नहीं बोला आपको सब कुछ पता होगा, बट अल्टीमेटली थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, बिकॉज अगर आप उस नॉलेज को, आपको वो नॉलेज है तो आप उसको किसी और फील्ड में यूज़ कर पाओगे। सो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप वेल रेड रहो, आप पढ़ो क्या चल रहा है, न्यूज़पेपर्स पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, बिकॉज वो सब चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो IIM इंटरव्यूज़ जो होती हैं उसमें आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि वाई डू यू वॉन्ट टू कम टू योर कॉलेज, और वाई डू वॉन्ट टू गो दिस कॉलेज दैट कॉलेज। उस कारण से आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जिस कॉलेज का इंटरव्यू देने जा रहे हो वहाँ पे किस चीज़ की पढ़ाई होती है, कैसी पढ़ाई होती है, कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, कैसे कैसे रिक्रूट करती है, कौन कौन से जॉब ऑफर्स देती है, कौन सी प्रोफाइल के लिए आती है, सबको पता होना चाहिए। बिकॉज एज सिंपल एज दैट ये उस इंटरव्यू को इंडिकेशन देता है कि आप जो भी कर रहे हो आप उसको लेकर सीरियस हो। एंड इफ दैट्स द केस देन अगर आप MBA भी करोगे उसके बाद आप जब जॉब भी करोगे तो उसको लेके आप सीरियस रहोगे। सो अल्टीमेटली जो सीरियसनेस का फीलिंग, जो इंप्रेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंटरव्यू में, बिकॉज इट गिव्स एन इंटरव्यूअर द इंप्रेशन दैट ओके फाइन यू नो व्हाट यू आर डूइंग। यू आर नॉट, ऐसा नहीं कि आज सोचा MBA कर ले, कल सोचेंगे IAS कर लेंगे, फिर कल सोचेंगे BTech कर लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं। सो अल्टीमेटली आपको अपने एम को लेके फोकस होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। सो बिकॉज अल्टीमेटली आपको करियर चॉइस है, करियर चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वो पूरी करियर आपके, पूरी लाइफ आपके साथ रहेगा। सो यू डोंट डू इट एक दिन में सोच लिया, 2 दिन में सोच लिया, आपको अच्छे सोच के पता होना चाहिए कि फाइन यू नीड टू बी कंसाइज इन अ थॉट प्रोसेस कि ठीक है मुझे यही करना है तो मुझे यही करना है। सो ये तभी आप कर पाओगे जब आप रिसर्च करोगे कि मुझे ये करना है तो मुझे ये इसलिए करना है। तो ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी इंटरव्यू में। ये आपको हेल्प करती हैं अपने आप को जानने में, जो आपको फ्यूचर में भी हेल्प करेंगी, ऑब्वियसली 20 को इंटरव्यू में हेल्प तो करेंगी। सो ये सब था मेरे थॉट प्रोसेस जो मैंने सोचा, जो मुझे लगा सही कैट की तैयारी के लिए और कैट के इंटरव्यू के प्रेप के लिए। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये कंटेंट अच्छा लगे, जो भी मैंने बताया आपको मेरी स्ट्रैटेजी समझ आई हो। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब डेली नॉलेज ट्रैक। थैंक्स।